नमस्कार, मैं भगवती प्रसाद सोने, आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए बीएड 4th ईयर की क्लास। फोर्थ ईयर की क्लास और इसमें जो आज अपना टॉपिक है वह है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। क्लियर? असहयोग आंदोलन पढ़ने से पहले मैं जनरली इनके बारे में, इसकी पूर्व जो घटनाएं घटी थी उनके बारे में बता देता हूं। असहयोग आंदोलन, आप ये बात ध्यान रखना, गांधी जी द्वारा चलाया गया था। और 1920 में यह आंदोलन हुआ था। किंतु असहयोग आंदोलन चलाने की गांधी जी को जरूरत क्यों पड़ी, इससे पहले की क्या घटनाएं थी, इसकी वजह से यह आंदोलन चलाया गया, तो वो मोटे मोटे रूप से मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला, रॉलेट एक्ट। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्लियर? यानी असहयोग आंदोलन की गांधी जी को आवश्यकता क्यों पड़ी या इन्होंने क्यों चलाया गांधी जी ने, इसके लिए दो घटनाओं को इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। रॉलेट एक्ट सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1918 के बाद लागू किया गया था। यह एक्ट, इसे सिडनी रॉलेट ने बनाया था, इसीलिए इसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र पर जेल में डाल दिया जा सकता है और उस पर बिना मुकदमा चलाए उसे दंडित भी किया जा सकता है। यानी उस व्यक्ति का अपराध क्या है यह ब्रिटिश सरकार नहीं बताएगी, पर उसे दंडित किया जा सकता है। ऐसी बात इस एक्ट में थी, इसीलिए इसे रॉलेट एक्ट कहा गया है। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए कहा, तो सभी देशवासियों ने, देश में अलग अलग जगह इसकी देशव्यापी हड़ताल हो रही थी। इस हड़ताल में क्या, पंजाब के अमृतसर में भी, वहां पर दो मुख्य नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, वो दो थे और गांधी जी थे। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने पर अमृतसर की जनता ने मजिस्ट्रेट से पूछा कि इनको कहाँ रखा गया है, उनकी जानकारी लेनी चाहिए, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू और महात्मा गांधी के बारे में। तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, बल्कि उन पर भी गोलियां चला दी। दोनों के मध्य झड़पें हुई, 5 अंग्रेज मारे गए और कुछ भारतीय मारे गए। स्टार्टिंग में 2 भारतीय मारे गए थे। अब इन तीनों को छुड़वाने के लिए पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक जगह पर लोग इकट्ठा हुए तो जनरल डायर वहां पहुंच गया। जनरल डायर ने 200 भारतीय सैनिकों और 50 अंग्रेज सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और लोगों पर बिना चेतावनी दिए गोलियां चला दी, जिसमें सरकारी भारतीय इतिहासकार के आंकड़े अलग है, ब्रिटिश के आंकड़े अलग है, ब्रिटिश सरकार के। इसमें हजारों लोग मारे गए, हजारों घायल हो गए। इस बात को लेकर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं जनरल डायर को सम्मान की तलवार, मान की तलवार आदि घोषित किया गया, जो भारतीय राष्ट्रवादियों पर नमक छिड़कने के समान थी। गांधी जी भी इस घटना से क्षुब्ध हुए और उन्होंने आगे असहयोग आंदोलन चलाया था। तो अब हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। क्लियर? 2 घटनाएं घटी थी। पहले, सरकार ने रॉलेट एक्ट व पंजाब की गोलियों को ठीक नहीं किया, गलतियों को ठीक नहीं किया और मुसलमानों को दिए गए वचनों का पालन नहीं किया गया। यानी एक खिलाफत आंदोलन और चला था। खिलाफत आंदोलन, इसमें क्या हुआ था, 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो टर्की इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहा था।
टर्की। और टर्की में ही मुसलमानों के जो खलीफा थे वो धर्म के प्रधान थे, वहीं पर थे। तो भारतीय मुसलमान ये चाहते थे कि टर्की भले ही युद्ध में हार गया हो पर उसके साथ अच्छी नीति अपनाई जाए, उसके साथ अच्छा समझौता किया जाए, किंतु ऐसा इंग्लैंड की सरकार ने नहीं किया। तो भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाया। तो गांधी जी भी इसमें भाग लिए थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कहा था कि आप टर्की के साथ अच्छी नीति अपनाइए, पर ब्रिटिश सरकार ने ऐसी कोई बात नहीं मानी। क्लियर? मुसलमानों को दिए गए वचनों का पालन नहीं किया गया तो महात्मा गांधी एक सहयोगी से असहयोगी बन गए। यानी 1914 से 18 तक गांधी जी ब्रिटिश सरकार में सैनिकों की भर्ती कर रहे थे, उनका सहयोग कर रहे थे, युद्ध में जो जख्मी हो गए थे उनका ध्यान रख रहे थे, तामीरदारी कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। किंतु उसके बाद रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, इन तीनों बातों से गांधी जी क्षुब्ध हुए और ब्रिटिश सरकार के सहयोगी से असहयोगी बन गए। याद रखना, सहयोगी से असहयोगी, इसीलिए इस आंदोलन, कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग आंदोलन। पहले सहयोगी थे, बाद में असहयोगी हो गए। क्लियर? गांधी जी एक सहयोगी से असहयोगी बन गए। जब असहयोग आंदोलन के कारण गांधी जी को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चला गया, तब उन्होंने न्यायालय में उन कारणों का उल्लेख किया जिनसे वे असहयोगी बने। उन्होंने कहा, यानी असहयोग आंदोलन चलाने पर गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया तो उन्होंने अपनी बात को रखा। मुझे सर्वप्रथम जो चोट पहुंची रोलेट एक्ट से पहुंची, जिसका निर्माण जनता की स्वाधीनता का अपहरण करने के लिए किया गया था। यानी इसका निर्माण, रोलेट एक्ट का निर्माण क्यों किया गया था? जनता की जो स्वाधीनता है उसका अपहरण करने के लिए किया गया था। मुझे अपनी अंतरात्मा की ओर से प्रेरणा मिली कि इसका विरोध मुझे आंदोलन करना चाहिए, यानी इसके विरुद्ध मुझे आंदोलन करना चाहिए। पश्चात मेरे समक्ष पंजाब के अत्याचारों का नग्न तांडव उपस्थित हुआ। यानी पहला तो मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे इनके विरोध में आंदोलन करना चाहिए। दूसरा कारण ये था कि मुझे पंजाब के अत्याचारों का नग्न तांडव जो जलियांवाला बाग में खेला गया था, वो तांडव मेरे सामने उपस्थित हुआ, इसलिए मैं असहयोगी बन गया। जलियांवाला बाग का कत्लेआम, निर्दोष व्यक्तियों को पेट के बल चलाने का आदेश, खुलेआम कोड़े लगाना तथा इसी प्रकार के अन्य अपमानजनक एवं तिरस्कृत अत्याचारों ने मेरे हृदय में एक विद्रोह की ज्वाला उत्पन्न कर दी। यानी गांधी जी के सामने लोगों को पेट के बल चलाए गए, ऐसी घटनाएं मिली, ऐसी घटनाओं की जानकारी उन्हें मिली, कोड़े बरसाए गए, नग्न तांडव मृत्यु का उनके खेला गया जो उनको उसकी भी सूचना मिली, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी उनके जहन में था। आदि बातों को लेकर गांधी जी ब्रिटिश सरकार के सहयोगी से असहयोगी बन गए। गांधी जी ने आगे कहा, मुझे माउंटफोर्ड सुधार भी भारत के आर्थिक शोषण तथा दास्ता को स्थायी रखने के साधन एवं उपाय मात्र प्रतीक होते हैं। जो 1919 के सुधार थे वह भी आर्थिक शोषण को ही बढ़ाएंगे और भारत को लंबे समय तक दास्ता में रखने की बात ही इनमें की गई है। यानी भारतीयों को किसी प्रकार का कोई रियायत नहीं दिया गया। आदि बातें गांधी जी के सामने थी। गांधी जी के इन कथनों से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि वे किस प्रकार असहयोगी बने। यानी गांधी जी जैसे विद्वान पुरुष के सामने इतने प्रकार की घटनाएं घटी तो वह उनके हृदय में विभत्स घटनाएं थी और उन्होंने ब्रिटिश सरकार का जहां सहयोग करने की बात थी वहां वह असहयोगी बन गए। उन्होंने इसके लिए पर्याप्त कारण भी बताए। जब महात्मा गांधी को अंग्रेजों के धृष्टतापूर्ण रवैये की पूरी जानकारी का ज्ञान हो गया, तब उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया। भारतीय मुसलमान भी गांधी जी के साथ हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि खिलाफत आंदोलन में उनकी मांगों को नहीं माना गया था। अतः सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ।
और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यानी हम अब असहयोग आंदोलन चलाएंगे 1920 में, जिसका क्या कार्यक्रम रहेगा वह प्रस्तुत किया गया सितंबर 1920 कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। याद रखना बच्चों। पहला कार्यक्रम किस प्रकार का था, उसमें क्या क्या बातें थी वो आपके सामने। पहली, सरकारी उपाधियों व अवैतनिक पदों को छोड़ा जाए। यानी जो भी सरकारी उपाधियां हैं, अवैतनिक पद हैं, उन सबको छोड़ दिया जाए तथा जिन संस्थाओं में जो लोग नामजद हुए हैं वह इस्तीफा दें। यानी जिन जिन का नाम आया है वह सब इस्तीफा दें। दूसरा, सरकारी स्वागत समारोह तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके सम्मान में किए जाने वाले अन्य सरकारी अर्ध सरकारी उत्सवों में भाग न लें। यानी जब ब्रिटिश सरकार के जो नुमाइंदे हैं, लोग हैं, वो आते हैं तो उनके सम्मान में उत्सव मनाया जाता था। वह अब कोई उत्सव नहीं मनाएगा, उनका कोई स्वागत नहीं करेगा। ऐसी बातें गांधी जी ने कही। अगला, सरकारी तथा सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल व कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए। यानी सरकारी स्कूलों, गैर सरकारी स्कूलों जो ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेके चल रही है, उन सभी का बहिष्कार किया जाए तथा भारतीय छात्रों को शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना की जाए। यानी अब भारत की स्वयं की, देश के लोगों की स्वयं की राष्ट्रीय विद्यापीठ स्थापित की जाए और उन्हीं के माध्यम से छात्रों को शिक्षित किया जाए। यानी अब ब्रिटिश सरकार की जो स्कूलें हैं उनसे अनुमोदित या उनके द्वारा परमिशन से जो स्कूलें चल रही हैं उन सभी से छात्र इस्तीफा दें, उनको छोड़ दें और भारत के जो लोग हैं उनके द्वारा जो स्थापित संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के माध्यम से छात्र शिक्षा लें। चौथा, वकीलों व मुवक्किलों द्वारा ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया जाए। यानी भारतीय जो वकील थे, मुवक्किल थे, जो प्रताड़ित थे, जो मुकदमा कर रहे थे, वह सभी ब्रिटिश जो अदालतें हैं उन सभी का बहिष्कार कर दें तथा आपसी झगड़ों के लिए पंचायत अदालतें स्थापित कर लें। यानी अगर आपको कोई झगड़ा लग रहा है तो आप अपनी पंचायतें बनाइए और उनके माध्यम से ये झगड़े सोल्व कर लीजिए। यानी ब्रिटिश अदालतों में आप लोग नहीं जाएंगे। क्लियर। काउंसिल के चुनाव में खड़े उम्मीदवार अपना नाम वापस लें। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़े तो मतदाता उसे वोट न दें। यानी जो काउंसिल हैं अलग अलग, उनके लिए चुनाव कराए जाते थे, उनमें जो व्यक्ति अपना नाम दिया है वह अपना नाम वापस ले ले। अगर कोई व्यक्ति खड़ा भी हो जाता है, मेरी बात नहीं मानता या असहयोग आंदोलन में सहयोग नहीं देता है, तो लोग उसे वोट ही ना करें। ये बात गांधी जी ने कही थी। अगली बात, सैनिकों, क्लर्कों तथा मजदूरों द्वारा मेसोपोटामिया के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करने से इनकार कर दिया जाए। यानी भारतीय जो सैनिक थे, क्लर्क थे, मजदूर थे, उनके द्वारा मेसोपोटामिया तक अंग्रेजों को सेवाएं दी जाती थी। यानी मेसोपोटामिया तक जाकर भारतीय लोग उनकी, अंग्रेजों की सेवा कर रहे थे, वह सेवा नहीं करें, इनकार कर दें। क्लियर। यानी भारतीय लोगों को भारत से बाहर जाकर ब्रिटिश सेवा करने का जो अवसर मिलता है वह अवसर को उनको छोड़ देना चाहिए कि हम आपकी सेवा बाहर जाकर नहीं करेंगे। अगला लास्ट, सातवां, विदेशी माल एवं शराब का बहिष्कार किया जाए। यानी जो ब्रिटिश माल आता है भारत में बिकने के लिए उसका बहिष्कार कर दें, शराब का बहिष्कार करें। यह बात गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन के अंतर्गत ये कार्यक्रम बनाया था और लोगों को इस बातों को लेकर समझाया था और यह बातें लागू होनी चाहिए, ऐसी बात गांधी जी ने कही थी और यह असहयोग आंदोलन की प्रमुख रूपरेखा भी थी। क्लियर। गांधी जी के इस प्रस्ताव को देश बंधु चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने विरोध किया। यानी ये 2-3 लोग थे, इन्होंने गांधी जी की इन बातों का विरोध किया, जिनमें चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, श्रीमती एनी बेसेंट थी और आरोप लगाया कि कार्यक्रम का सारा झुकाव एक तंत्र व्यक्तिगत सत्ता की ओर है। लेकिन महात्मा गांधी ने मोतीलाल नेहरू, अली बंधुओं के समर्थन से प्रस्ताव पास करवा लिया। यानी महात्मा गांधी ने कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उनमें इन सारी बातों को पास करवा ली।
असहयोग आंदोलन के पक्ष में वातावरण तैयार कर दिया था। अतः अधिकांश प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसमें असहयोग प्रस्ताव को पुष्टि कर दी। यानी विशेष अधिवेशन में ये बात कही थी, किंतु राष्ट्रीय अधिवेशन जो नागपुर में हुआ दिसंबर 1920 में, उनमें असहयोग आंदोलन पर मोहर कांग्रेस ने लगा दी थी कि यानी यह पास है। तथा असहयोग कार्यक्रम में 3 बातें और जोड़ दी गई। सरकार को कर की अदायगी न की जाए। पहला क्या जोड़ी? सरकार को जो कर दे रहे थे उनकी अदायगी नहीं की जाएगी। दूसरा, विदेशी व्यापार का परित्याग कर दिया जाएगा। जो भारतीय विदेशी व्यापार कर रहे थे उनका भी परित्याग कर दिया जाएगा, और जो वहाँ के व्यापारी यहाँ कर रहे थे उसका भी परित्याग कर दिया जाएगा। हाथ की कताई व बुनाई को प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी हाथ की जो कताई है, जो हाथ से जो कपड़ा बनाया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। लोगों को बचाया जाएगा कि हाथ के बुने हुए वस्त्र ही पहने। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा, यदि संभव हो तो स्वराज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत प्राप्त किया जाए। यानी वही डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। यानी संभव हो तो स्वराज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत प्राप्त किया जाए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर इसको ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी ब्रिटिश सरकार के अंदर भी प्राप्त किया जा सकता है, और अगर आवश्यकता पड़ी तो ब्रिटिश सरकार के बाहर जाकर भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। यानी जैसी परिस्थिति होगी वैसा काम किया जाएगा। असहयोग का प्रस्ताव पास होने के बाद गांधी जी ने सारे देश का दौरा किया। यानी ये प्रस्ताव पारित होने के पास करवाने के बाद कांग्रेस में गांधी जी ने संपूर्ण देश का दौरा किया, लोगों को इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी का ऐसा जादू चला कि हजारों लोग गांधी जी के साथ हो गए। लोगों ने सरकारी उपाधियां लौटा दी, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया, विद्यार्थियों ने स्कूल व कॉलेज छोड़ दिए। देखो कितना प्रभाव पड़ा। वकीलों ने अदालतें छोड़ दी, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दी, और लोग उनके सहयोगी हो गए। किसके? गांधी जी के। और गांधी जी आंदोलन चला रहे हैं असहयोगी। इस हेतु कई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएं खोली गई, जैसे गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल नेशनल विद्यापीठ, नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, दिल्ली का जामिया मिलिया इत्यादि। ये सारी राष्ट्रीय विद्यापीठ खोली गई। दिल्ली का जामिया मिलिया, अलीगढ़ नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बंगाल नेशनल विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ। इतनी शैक्षणिक संस्थाएं गांधी जी के एक आह्वान पर खोल दी गई। सेठ जमनालाल ने उन वकीलों के गुजारे के लिए 1 लाख रुपया दिया जिन्होंने अपनी वकालत छोड़कर आंदोलन में भाग लिया। यानी सेठ जमनालाल जी थे, उन्होंने उन वकीलों को पैसे दिए कि जिन्होंने अदालतों में जाना छोड़ दिया था। जब ड्यूक ऑफ कैनॉट 1919 के सुधारों का उद्घाटन, ड्यूक ऑफ कैनॉट 1919 में एक्ट लागू हुआ, तो उसके उद्घाटन के लिए आए तो उनका स्वागत हड़ताल से किया गया। यानी सभी जगह हड़तालें की गई। विदेशी कपड़ों की जगह जगह होली जलाई गई, हजारों चरखे चालू हो गए। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को 1914 से 18 तक गांधी जी के ब्रिटिश सहयोग के कारण मिली थी। वह उपाधि गांधी जी ने इस समय लौटा दी। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई आए। कुछ वफादार लोगों ने उनका स्वागत करना चाहा, इसलिए वहां झगड़ा हो गया और दोनों तरफ से हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया गया। महात्मा गांधी ने हिंसात्मक साधनों की घोर निंदा की। क्लियर? जब बम्बई आए थे प्रिंस ऑफ वेल्स, तो वहां पर भी कुछ लोगों ने उनका स्वागत करना चाहा, किंतु स्वागत नहीं करने दिया और दोनों के मध्य झगड़ा हो गया। हिंसात्मक कार्रवाई एक दूसरे ने आपस में की, तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें आंदोलन और अधिक तेज करने का निर्णय लिया गया। यानी आंदोलन अब और तेज किया जाए। इस संबंध में सारे अधिकार गांधी जी को सौंप दिए कि किस प्रकार आंदोलन को तेज किया जाएगा, गांधी जी ही हमें बताएंगे। फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को एक पत्र लिखा। यानी भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग, उनको एक पत्र लिखा और कहा,
यदि एक सप्ताह में सरकार अपने रवैये अपना रवैया न सरकार ने अपना रवैया न बदला तो कर न देने का आंदोलन चलाया जाएगा। किंतु 5 फरवरी 1922 को, मोस्ट इंपोर्टेंट तारीख है 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को चोरी गोरखपुर यूपी, 1922 को चोरा चोरी या चोरी चोरा कहीं कहीं ये भी मिलता है चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिस ने हिंसात्मक आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। यानी चोरी चोरा नामक स्थान पर जो ब्रिटिश सैनिक थे, जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन के जो नेता थे उन पर जो आंदोलन कर रहे थे लोग थे उन पर गोली चला दी। जब उनकी गोलियां समाप्त हो गई तो वे भागकर थाने में छिप गए। यानी जब पुलिस वालों की गोलियां समाप्त हो गई तो वह थाने में छिप गए। उत्तेजित भीड़ ने थाने को आग लगा दी, जिसमें यानी भीड़ ने भी आगे बढ़कर उस थाने को आग लगा दी, जिसमें एक पुलिस सब इंस्पेक्टर, 21 पुलिस के सिपाही और भवन जलकर राख हो गया। यानी 22 पुलिसकर्मी इसमें जिंदा जल गए। गांधी जी हिंसा के पक्ष में नहीं थे, अतः गांधी जी ने तुरंत आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी। यानी गांधी जी इस प्रकार की कोई कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं थे, अतः उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित करने की बात कही। अचानक आंदोलन स्थगित करने के कारण अनेक नेताओं ने गांधी जी की तीव्र आलोचना की और कुछ समय के लिए गांधी जी अलोकप्रिय हो गए। यानी गांधी जी ने यह आंदोलन बीच में ही समाप्त कर दिया तो बहुत से लोगों ने गांधी जी की आलोचना की और गांधी जी लोगों में अलोकप्रिय हो गए। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और राजद्रोह फैलाने के अपराध में 6 वर्ष की सजा दी। किंतु 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण गांधी जी को छोड़ दिया गया। यानी यह घटना घटी और चोरी चोरा नामक स्थान पर तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की बात कर दी। किंतु 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 वर्ष की कारावास की सजा दी गई। किंतु उनके गिरते स्वास्थ्य के कारण उन्हें बीच में ही रिहा कर दिया गया। क्लियर? आंदोलन की असफलता, यानी यह आंदोलन असफल रहा। आंदोलन की असफलता। गांधी जी की गिरफ्तारी से आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। डॉक्टर एस.एन. जैन के अनुसार गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित किए जाने का अभिप्राय उनकी असफलता स्वीकार करना था, अतः यह आंदोलन पूर्णतः सफल नहीं रहा। इस कारण आंदोलन में कुछ कमियां थी। जो कमियां निम्न है। पहली, 1920-21 में होने वाले विधानमंडलों में चुनाव का बहिष्कार किया गया। कांग्रेस सदस्यों ने निर्वाचन में भाग नहीं लिया, किंतु वफादार व नरम-दल के लोगों ने निर्वाचन में भाग लेने से नहीं रोका जा सका। यानी कुछ नरम-दल के जो लोग थे वह निर्वाचन में भाग लिया था उन्होंने। फलस्वरूप वफादार व उदारवादी चुनाव जीत गए और कांग्रेसी नेता विधानमंडलों में नहीं जा सके। अतः विधानमंडलों का बहिष्कार से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरा, गांधी जी ने अपने सहयोगियों से परामर्श किए बिना अचानक आंदोलन स्थगित कर दिया। दूसरा ये था कि गांधी जी ने अपने जो लोग थे उनसे ये किसी बात की चर्चा नहीं की और इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं ने जेल में रहते हुए भी इस कार्य की आलोचना की। यानी ये सभी लोग गिरफ्तार थे, फिर भी इन्होंने गांधी जी के इस कार्य की आलोचना की। वस्तुतः आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जबकि वह सफलता के निकट पहुंच चुका था। यह सही है कि आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक नहीं रहा, किंतु हिंसा के कारण केवल आंदोलनकारी को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
ब्रिटिश सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहों पर अमानवीय अत्याचार किए। आंदोलनकारियों का हिंसात्मक होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे उन पर अत्याचार किए, तो अतः आंदोलनकारियों ने इसका हिंसात्मक कार्यवाही कर इसका विरोध किया। यदि आंदोलन कुछ दिनों तक चलता तो अंग्रेज सरकार को समझौता करने के लिए विवश होना पड़ता, किंतु चरमोत्कर्ष पर आंदोलन समाप्त कर देने से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। यानी जब यह अपने पूर्ण यौवनावस्था पर आंदोलन था तभी इसे समाप्त कर दिया, जिससे किसी को फायदा नहीं हुआ, केवल ब्रिटिश सरकार को ही। गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत का प्रश्न भी अपना प्रश्न बना लिया था। खिलाफत का प्रश्न मुसलमानों का धार्मिक प्रश्न था। यह प्रश्न ऐसा था जिसमें स्वयं तुर्की के मुसलमान रुचि नहीं रखते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक प्रश्नों का गौण माना जाता है, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्तियां राष्ट्रीय आंदोलन को संकीर्णता की ओर ले जाकर सदैव राष्ट्रीय आंदोलन को क्षति पहुंचाती है। यानी टर्की वाले खुद ही इस आंदोलन में रुचि नहीं ले रहे थे, वहीं गांधी जी इस आंदोलन में अपना एक बात रख रहे थे, क्लियर, जो राष्ट्रीयता के लिए क्षति पहुंचाने वाली बात थी। अगला, मुसलमानों ने आंदोलन में अहिंसात्मक स्वरूप को समझा नहीं था, अतः अचानक आंदोलन समाप्त करने पर मुसलमानों ने यह प्रचार करना प्रारंभ किया कि गांधी जी ने अपने स्वार्थों के लिए मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया था। इससे देश में उत्तेजना फैल गई और सांप्रदायिक दंगे फैल गए। यानी मुसलमानों भी इसके अहिंसात्मक आंदोलन के स्वरूप को नहीं समझ पाए और देश में दंगे फैल गए। अगला, अंग्रेज सरकार का दमन चक्र इतना तेज था कि उसके द्वारा दी जाने वाली अमानवीय यातनाएं सहन करना कठिन था। अतः तीव्र दमन चक्र के घेरे में आंदोलन का गतिशील रहना असंभव। यानी असहयोग आंदोलन के विरोध में अंग्रेजों ने भी जबरदस्त तरीके से दमन चक्र चलाया, जो लोगों के लिए सहन करना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आंदोलन का महत्व। यह हो गए इसके आंदोलन की असफलता के कारण। अब नेक्स्ट आंदोलन का महत्व। यद्यपि असहयोग आंदोलन असफल रहा, किंतु आंदोलन को निष्फल कहना भी अनुचित होगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इसका असाधारण महत्व है। इसकी विभिन्न सफलताओं का उल्लेख निम्न बातों के साथ हम कर सकते हैं। यानी यह मात्र नॉर्मल बात नहीं थी, यानी साधारण बात नहीं थी। इसमें बहुत से ऐसे बीज रूपांतरित हुए जिन्होंने देश की जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको सहयोग किया था। जैसे इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ प्रदान किया। लोगों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई तथा स्वराज की मांग प्रबल हुई। लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक हुए और स्वराज की मांग को आगे बढ़ाया। प्रथम बार कांग्रेस ने सविनय प्रार्थना पत्र भेजने की नीति का परित्याग कर, यानी जो नरेंद्र दल के नेता थे जो प्रार्थना पत्र भेजते थे, उस नीति का त्याग कर दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य से सीधी टक्कर ली, यानी आमने सामने टक्कर ली। अतः प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग देने तथा देश के प्रति बलिदान की भावना जागृत हुई। यानी आम लोगों में भी देश के प्रति समर्पित हुए, बलिदान देने की बात कहे और निडर हुए। ये बातें इस आंदोलन में लोगों ने सीखी, जानी। इससे पूर्व कांग्रेस का आंदोलन केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित था, किंतु अब कांग्रेस का आंदोलन आम जनता में प्रवेश कर गया। यानी गांधी जी ने से पहले यह आंदोलन एक शिक्षित भारतीयों का ही प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती थी या कांग्रेस में होता था, किंतु गांधी जी ने आम लोगों तक कांग्रेस को पहुंचा दिया। जब आम लोग भी कांग्रेस में पार्टिसिपेट करने लगे, यानी अपनी बात जो कांग्रेस देश के लिए कर रही थी उनमें सहयोग आम आदमी भी देने लगे। आम आदमी तक कांग्रेस की पहुंच चुकी थी। क्लियर। अगला, इससे पूर्व जनता सरकार की आलोचना करने से डरती थी। यानी असहयोग आंदोलन से पहले कोई भी भारतीय जनता
ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने से डरती थी, क्योंकि अंग्रेज उनका दमन कर देते थे। किंतु अब जनता निर्भीक हो गई और जेल जाना देशभक्ति का चिन्ह समझा जाता था। यानी अब जेल जाने से कोई भारतीय नहीं डरता था। वो ये देखते थे कि ये तो एक राष्ट्रभक्ति का चिन्ह है कि मैं देश के लिए जेल गया। स्वराज्य शब्द बच्चे बच्चे की जुबान पर सुनाई देने लगा। यानी गांधी जी ने स्वराज्य शब्द को ऐसी व्याख्या करवा दी कि अब बच्चा बच्चा स्वराज की बात करने लगा। अगला, महात्मा गांधी ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक सत्याग्रह का जो हथियार हाथ में लिया, उसका अंग्रेज सरकार के पास कोई उत्तर नहीं था। यानी महात्मा गांधी ने असहयोग के माध्यम से ऐसा हथियार उपयोग में लिया जिसका वापस उत्तर ब्रिटिश सरकार के पास नहीं था। यानी वह संवैधानिक तरीकों से होते हुए भी अपनी मांगों को एक प्रबुद्ध रूप से, एक उत्कृष्ट रूप से अंग्रेजों के सामने रख रहे थे। शांत सत्याग्रही पर गोली चलाना अथवा लाठियां बरसाना घृणित समझा जाने लगा। यानी जो सीधा सीधा आंदोलन कर रहे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे, उन पर लाठियां चलाना, गोली चलाना घृणित समझा जाने लगा। इससे सरकार के विरुद्ध जनमत प्रबल हो गया। वस्तुतः अहिंसात्मक सत्याग्रह के हथियार ने सरकार के दमन चक्र को कुंठित कर दिया। यानी जो सत्याग्रह चल रहा था, उसका जो तरीका था, उसे ब्रिटिश सरकार दबा न सकी। अतः ब्रिटिश सरकार भी कुंठित हो गई कि ये किस प्रकार आंदोलन कर रहे हैं, हम इन पर लाठियां गोलियां भी नहीं चला सकते। अतः भविष्य में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के लिए यह हथियार महत्वपूर्ण साबित हुआ। यानी यह हथियार एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में साबित हुआ। अगला, आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने एक रचनात्मक कार्य किए। कांग्रेस ने ऐसे रचनात्मक कार्य किए, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, चरखा चलाना, खादी तैयार करना, स्वदेशी माल को अपनाना आदि। यानी कांग्रेस के जो रचनात्मक कार्य थे वो बड़े उत्कृष्ट थे, जिनमें राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर दी उन्होंने, जैसा कि पहले बताया था। नेक्स्ट, चरखा चलाना, खादी तैयार करना और स्वदेशी माल को अपनाना। यानी चरखा चलाकर, सूत काट कर स्वदेशी माल को ही अपनाएंगे, विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे। ये सारे रचनात्मक कार्य जन जन तक उन्होंने पहुंचा दिए थे। विदेशी माल के बहिष्कार से आर्थिक शोषण की नीति में रुकावट पैदा हो गई। राष्ट्रीय विद्यापीठों ने देशभक्त निकलने लगे। यानी अब चरखा चलाने से लोग स्वावलंबी हुए और स्वदेशी माल ही खरीदने लगे। इससे ब्रिटिश आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा। और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं जो कांग्रेस के आह्वान पर, गांधी जी के आह्वान पर स्थापित हुई, उनसे देशभक्त निकलने लगे। पहले ब्रिटिश भक्त निकलते थे, जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय थे किंतु दिमाग से पूरी तरह अंग्रेज थे। अब वह निकलना बंद हो गया। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं में जो कांग्रेस के, गांधी जी के आह्वान पर बनी, वहाँ से अब राष्ट्रभक्त निकलने लगे। स्वदेशी माल को अपनाने से हजारों बेरोजगार जुलाहों को काम मिल गया, और स्वदेशी अपनाने से हजारों जो बेरोजगार जुलाह थे उनको भी काम मिल गया। सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन की सफलताओं का उल्लेख करते हुए कहा था, 1921 के वर्ष में देश को निसंदेह एक सुव्यवस्थित पार्टी संगठन प्रदान किया। इससे पूर्व कांग्रेस एक वैधानिक दल और वह भी मुख्य रूप से बातचीत करने वाली संस्था थी। यानी इससे पहले जो कांग्रेस है वह वैधानिक थी और बातचीत करने वाली संस्था थी। गांधी जी ने इसे नया विधान दिया और वह देशव्यापी बन गया। उन्होंने इसे एक क्रांतिकारी संगठन में परिवर्तित कर दिया। देश के कोने कोने से दूसरे कोने तक एक जैसे नारे लगाए जाने लगे। एक जैसी गति और एक जैसी विचारधारा हर जगह दिखाई देने लगी। अंग्रेजी भाषा का महत्व जाता रहा और कांग्रेस ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। खादी सभी कांग्रेसियों की नियमित पोशाक बन गई। यानी गांधी जी के असहयोग आंदोलन से आज भी लोग खादी को कांग्रेसियों की पोशाक ही मानते हैं, समझते हैं। यानी अब कांग्रेस के कहाँ भी अधिवेशन होते थे पहले 1920 के बाद, वह अब सब खादी में ही होने लगे। ये एक राष्ट्रीय पोशाक बन गई कांग्रेसियों की। और गांधी जी के जैसे नारे वह सभी भारत में एक जगह से दूसरी जगह तक उनका उच्चारण होने लगा। एक जैसी विचारधारा सभी जगह आने लगी। यह असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था और गांधी जी ने इसे बड़ा व्यापक बनाया था। देश का दौरा किया था। प्रत्येक देश के जो लोग थे
उनको इनमें जोड़ा गया था। अतः यह आंदोलन बीच में ही समाप्त कर दिया जब यह यौवनावस्था पर था। किंतु इस आंदोलन के जहाँ नकारात्मक परिणाम निकले तो सकारात्मक परिणाम भी निकले, जो एक विशेष बात थी। क्लियर? ये हो गए आपके गांधी जी का असहयोग आंदोलन।